हेलो गाइस, मैं पूजा कपूर आज फिर आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ बैंकिंग चैप्टर पे। क्लास 12th का बैंकिंग चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आप ये मान के चलो, इसमें से आपका 6 मार्क का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सोचो ये चैप्टर 10 नंबर का भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास हम अपना पैसा जमा करवाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, अगर हम अपने पास पैसा रखते हैं वो बढ़ेगा तो नहीं। हम क्या सोचते हैं कि हम लोगों के पास जो कैश है हम उसको बैंक में डाल देते हैं। तो बैंक में हम जब पैसा डालते हैं तो बैंक क्या करता है, उस पैसे का इस्तेमाल करता है। तो बैंक फ्री में इस्तेमाल नहीं करता, बैंक हमें क्या देता है, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देता है कि ठीक है मैं तुम्हारा पैसा यूज कर रहा हूं तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो हम उस इंटरेस्ट की वजह से ही बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पैसे को बढ़ाता है, जहां पे हम अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर सकते हैं, वो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। हम उनको देते हैं तो हम उनसे ले भी सकते हैं। हमारी जरूरतों में जब हमें पैसे की जरूरत होती है हम किसके पास जाएंगे, हम बैंक के पास जा सकते हैं। बैंक हमें क्या देता है, लोन देता भी है। हमारी जरूरत में जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाके ले सकते हैं, लोन, बैंक के पास जाके लोन ले सकते हैं। बट हमें ये होता है कि कुछ हमें कोलेटरल गिरवी रखना पड़ता है या फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैंकिंग होता क्या है, बैंकिंग को पढ़ने से पहले हमारे पास दो तरीके के बैंक होते हैं। एक होता है हमारा कमर्शियल बैंक, एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक। अब बोलोगी मैम ये कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि हम लोगों के साथ डील करते हैं। अब सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है, सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक, ठीक है। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि अपेक्स होता है, जो कि अगर मैं बात कर रही हूँ हमारी कंट्री का अपेक्स बैंक आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब तुम अपने पैसे लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई चले जाते हो तो क्या बोलोगे कि हमारा पैसा जमा कर लो, वो कर लेगा? नो, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के साथ डील ही नहीं करता, ठीक है। जनरल पब्लिक के साथ डील करता है कमर्शियल बैंक। तो इसीलिए बैंक को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है, एक है कमर्शियल बैंक, एक है सेंट्रल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के साथ, हम लोगों के साथ, आम जनता के साथ डील करता है। और जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है, जो कि हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक, मैंने अभी आपको बताया कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक इज द बैंक विच डील विद पब्लिक, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हम लोगों के साथ डील करता है। इसके दो काम होते हैं। इसका पहला काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा काम होता है इसका एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब है ये तीन तरीके की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट और एक होता है सेविंग डिपॉजिट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिमांड डिपॉजिट के, डिमांड डिपॉजिट को करंट डिपॉजिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तुम जितना मर्जी पैसा बैंक में जमा करा सकते हो, जितना मर्जी तुम विड्रॉ कर सकते हो, ये करंट अकाउंट में होता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ना के बराबर मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम अपना बैंक, ये बिजनेसमैन वगैरह के लिए होता है जो करोड़ों रुपए में डील कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं और करोड़ों रुपए विड्रॉ भी कर रहे हैं, ये उनकी सिचुएशन के लिए होता है, करंट अकाउंट होता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू निल, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। ये एक जो डिपॉजिट है ये कुछ समय के लिए होता है, जैसे मैंने 5 साल के लिए पैसा जमा करवा दिया, 1 साल के लिए पैसा जमा करवा दिया, उस पैसे को मैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक यूज नहीं कर सकती, अपनी डिमांड पे निकाल नहीं सकती, ठीक है। ये होती है फिक्स डिपॉजिट। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इसमें, क्योंकि हमने अपने पैसे को ब्लॉक कर दिया ना बैंक के पास। तो बैंक हमारे पैसे को मल्टीपल करके इस्तेमाल करेगा, उस पैसे से पैसा बनाएगा और उसका कुछ परसेंट हमको देगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट का मतलब होता है, सेविंग डिपॉजिट पे भी हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा कम होता है, मिलता है बट इतना ज्यादा नहीं मिलता, कम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स की अगर मैं बात करूं तो एडवांसिंग लोन्स का मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक हम लोगों ने बोला कि हमारा पैसा हम बैंक पे जाके जमा करवा देते हैं। हम लोग बैंक से पैसा लेते भी हैं। अगर मुझे जरूरत है, मुझे सपोजिंगली कोई भी काम करना है या आपको सपोजिंगली कोई भी काम करना है, तो आपको पैसे की जरूरत है, आप किसके पास जाओगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे कि हमें पैसे की जरूरत है। अब वो बैंक अपनी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और आपको क्या दे देगा। अगर आप उन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरी कर पाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा बैंक से, ठीक है। उसके बाद
जो इसका नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक के ही नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा काम कमर्शियल बैंक करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। ये पैसे से पैसा बनाता है, ठीक है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क में आएगा ही आएगा। ये आप अच्छे से, ठीक है, कर लेना। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, या फिर हम इसको क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ। एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर, ठीक है। एक होता है सीआरआर और एक होता है हमारा एसएलआर। सीआरआर क्या होता है? देखो, जब बैंक में 1000 रुपए जमा हो रहे हैं, ठीक है, जब बैंक में 1000 रुपए जमा हो रहे हैं तो ये पूरे के पूरे 1000 रुपए तो बैंक अपने पास रखता नहीं है, ठीक है। बैंक क्या करता है? लोन लेने वाले आए हैं, ठीक है। सपोजिंगली किसी ने बैंक में 1000 रुपए जमा करवाया, उसी टाइम कोई लेने के लिए आ गया लोन, तो बैंक क्या करेगा? इस 1000 रुपए को पूरा का पूरा लोन नहीं देगा, अलाउड नहीं होता उसको पूरा लोन देना। उसमें से वो कुछ परसेंटेज वो सीआरआर निकालेगा। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो हर एक डिपॉजिट का, पूरे दिन में जितने भी डिपॉजिट हो रही है उसका कुछ प्रतिशत उसको आरबीआई के पास भेजना होता है, ठीक है। तो जो पैसा आरबीआई ले जाता है, जैसे कि सपोजिंगली 4%, 4% कितना होता है इसका? 40 रुपीज, ठीक है। इसका 4% होता है हमारा 40 रुपीज। तो मतलब इस अमाउंट का 4% बैंक अपने पास रखता है, सॉरी आरबीआई दे देता है, और जो बाकी के 960 रुपीज बचते हैं वो लोन दे सकता है, ठीक है। तो जो परसेंटेज बैंक हर डिपॉजिट का आरबीआई के पास जमा करवाता है उसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और एसएलआर का मतलब होता है जो परसेंटेज बैंक अपने पास रखता है लेकिन उसकी परमिशन आरबीआई के पास होती है। ये समथिंग 24% के आसपास होता है और ये 4% के आसपास होता है, ठीक है। तो हर डिपॉजिट का कुछ परसेंट ये और कुछ परसेंट, मतलब ये दोनों को मिला के टोटल रखता है, ये बैंक में ही रहता है। एसएलआर जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लेकिन इसकी परमिशन आरबीआई के पास है। विदाउट आरबीआई की परमिशन के ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो आरबीआई अपने साथ ही ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों परसेंटेज को निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसको वो लोन दे सकता है। समझ में आया? अब देखो, अभी हम लोग और बताऊंगी आपको ये ब्रीफ में मैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? अभी हम पढ़े थे मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अब इसको हमें करना कैसे है? मैंने लेट कर लिया कि किसी ने बैंक में डिपॉजिट करे हैं 1000 रुपीज, और मैंने ये लेके चला सीआरआर भी निकालना है हमें उस डिपॉजिट में से, और हमें एसएलआर भी निकालना है, दोनों को निकालना है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो एक एलआरआर बनता है जिसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो टोटल हमें एलआरआर निकालना है, तो हमने यहाँ पे एलआरआर निकाल लिया 10%, ठीक है, जो कि सम है सीआरआर और एसएलआर का। अब यहाँ पे क्या है? सपोजिंग ये इनिशियल डिपॉजिट मेरा 1000 है, 1000 में से मैंने एलआरआर निकाल दिया 10%, यानी कि 100 रुपए। अब बचे हुए बाकी के 900 रुपए हमने क्या दे दिए? लोन दे दिए, ठीक है। अब क्या है? अब ये जो लोन हम किसी को कैश में नहीं देता, बैंक किसी को कैश में लोन नहीं देता, ये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब बैंक ने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जिसने भी लोन लिया। अब जिसने जिस पर्पस के लिए लोन लिया वो उसके लिए ट्रांजेक्शन कर देगा, और फिर ऑटोमेटिकली बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी, तो वापस ये पैसा किस में आ जाएगा? बैंक में आ जाएगा 900 रुपीज के फ्रेश डिपॉजिट। अब फिर से वो पैसा बैंक के पास आ गया किसी और के थ्रू, ठीक है, जिसको पेमेंट कर दी। अब फिर इसका 10% बैंक अपने पास रखेगा, बाकी का लोन दे देगा। समझ में आया? अब फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ये 810 रुपए, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई भी हम ये लेके चल रहे हैं कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी, सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग के थ्रू ही होगी, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये फिर से 810 रुपए कहाँ आ गया? बैंक में आ गया। अब फिर से बैंक इसका 81 रुपीज जो है वो एलआरआर रखेगा, और बाकी 729 समथिंग रुपीज क्या हो जाएंगे? वो लोन दे देगा। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 729, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 72.9 का। फिर इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि टोटल डिमांड डिपॉजिट मतलब देखो कितनी नहीं हो जाती, ये जो इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 रुपए की हमने डिपॉजिट बनाई है, जब तक बैंक इस डिपॉजिट को 1/10% इनटू इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000, जब तक कि बैंक इस पैसे को 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स नहीं बना लेता। 10 टाइम्स मतलब देखो ना, 1000 को उसने कितने में कन्वर्ट कर दिया? 10,000 में कन्वर्ट कर दिया। तब तक
ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनिशियल डिपॉजिट जो 1000 रुपए की थी, अब बैंक ने उसको उससे कितने गुना, 10 गुना मनी जनरेट कर ली, 10,000 कर ली। ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा। समझ में आया? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, यस। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक में क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक। ठीक है, ये सबसे बड़ा बैंक है, ये बैंकों का बैंक है। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इज द, यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी बैंकिंग ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, कोई भी जैसे सीआरआर अभी मैंने आपको पढ़ाया था, एसएलआर जो मैंने पढ़ाया था, और कोई भी बैंक के रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट, जो भी चीजें होती हैं, ये सब डिसाइड करते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है। सबसे पहला सेंट्रल बैंक का काम है नोट छापना। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, नोट छापता है। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से छापता है? नहीं, गवर्नमेंट से रेगुलेशन आती है और फिर उसके बाद करेंसी प्रिंट की जाती है। और करेंसी प्रिंट करना किसका काम होता है, सेंट्रल बैंक का काम होता है। और कोई भी बैंक के हाथ में इस करेंसी प्रिंट करने की अथॉरिटी नहीं होती है। ये सारी की सारी सोल अथॉरिटी आरबीआई के हाथ में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी कॉइन्स होते हैं, ठीक है, कॉइन्स एंड 1 रुपीज नोट, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता। ठीक है, ये इशू नहीं करता। जो 1 रुपीज कॉइन और जितने भी नोट होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में होता है कि अगर 1 रुपीज का नोट है या फिर जो भी कॉइन्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेंसी बनाती है उसकी, बाकी सारे सेंट्रल बैंक बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का मतलब होता है, अभी मैंने जब आपको बताया था सीआरआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। अब हर डेली की जो डिपॉजिट्स होती है बैंक के पास, उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई अपने साथ लेकर चला जाता है। ठीक है, रिजर्व के रूप में। अब ये जो सीआरआर लेकर जाता है, तो आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम क्या ये बैंक को इंटरेस्ट देता है? मैं बोलूंगी नहीं, ये बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देता। ये बैंक से लेकर जाता है पैसा, क्योंकि उनको पता है, बैंक को पता है, आरबीआई को पता है कि अगर सारा का सारा पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास रह जाएगा तो वो सारा का सारा लोन देने के लिए यूज कर लेंगे या फिर किसी भी पर्पज से यूज कर लेंगे। तो वो सिर्फ एक मतलब अनसर्टेनिटीज के लिए या फिर किसी अदर पर्पज के लिए हर बैंक का कुछ रिजर्व्स अपने साथ लेकर चला जाता है और इस रिजर्व पे कोई भी ब्याज, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। और जब बैंक को लगता है कि ये पैसा जो रिजर्व है, ये रिजर्व उनको वापस करता है। जब आरबीआई को लगता है कि एक्चुअली में कमर्शियल बैंक को उस रिजर्व की जरूरत है, अपने रिजर्व की जरूरत है और उनके पास और कहीं से फंडिंग नहीं है, तो वो पैसा वापस कर देता है उनका। ठीक है, तो ये कस्टोडियन उनके पैसे का ध्यान रखता है, उनके रिजर्व्स का ध्यान रखता है। अब ऑफ कोर्स की बात है, बैंक में अपने सीआरआर जो आरबीआई के पास होते हैं उनको पूरा मेंटेन करता है आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के लिए जितने जो भी, जैसे हम बैंकर, हमारे काम होते हैं बैंक्स के लिए, वैसे ही सेम गवर्नमेंट को भी बैंक्स के बहुत काम होते हैं। और ये गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन करता है? आरबीआई खुद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज एन एजेंट। अगर हम बात करते हैं एज एन एजेंट, कोई भी चीजें, सिक्योरिटीज को खरीदना, सिक्योरिटीज को बेचना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक होता है ये एज अ एजेंट काम करता है गवर्नमेंट के लिए, सेल करने के लिए सिक्योरिटीज, परचेज करने के लिए सिक्योरिटीज, किसी भी चीज में की मैटर में ये एज अ एजेंट काम करता है। गवर्नमेंट को खुद नहीं जाना होता अपने लिए, वो सिर्फ आरबीआई को बोलते थे, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है। किसी भी फाइनेंशियल मैटर में जब एडवाइस की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आरबीआई से एडवाइस लेती है। किसी भी मॉनेटरी थिंग में एडवाइस की जरूरत है तो वो आरबीआई से एडवाइस लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, ठीक है, जब उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिलता, ठीक है, तो उनके पास आखिरी ऑप्शन है, जब वो उन्होंने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए हैं और उनको कहीं से भी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आरबीआई कभी भी उन्हें मना नहीं करता। आरबीआई उनका लास्ट ऑप्शन है कि हाँ यहाँ से तो लोन मिल ही जाएगा और कहीं से मिले या ना मिले। ठीक है,
नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में भी आपको बताऊंगी कि अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा करनी है, मनी सप्लाई कम करनी है, हमारी कंट्री में महंगाई ज्यादा हो रही है, या फिर बहुत लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत कम है, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, इन सबको कंट्रोल करना भी आरबीआई का ही काम है। ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है गवर्नमेंट अपने हाथ में, आरबीआई अपने हाथ में कुछ पैसा फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स के रूप में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर इन केस जैसे कि कभी हमारे को हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच नहीं कर रहा है, हमें पैसे की जरूरत है एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, अपने अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ऑफकोर्स सी बात है, हर एक, अब हम लोग चेक डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, वो चेक डिपॉजिट एक दिन के अंदर तो क्लियर नहीं हो जाता ना। अब आरबीआई के पास ना हर एक बैंक का एक अकाउंट होता है। ठीक है। हर एक बैंक के जितनी भी ब्रांचेस होते हैं उन सबका एक एक अकाउंट आरबीआई के हाथ में होता है। अब जो भी चेक्स होते हैं वो यहाँ से सीधा आरबीआई के ऑफिस में जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि वो एक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, दूसरे के अकाउंट में डेबिट होते हैं। ठीक है। ये आरबीआई के थ्रू से ये चेक क्लियर किए जाते हैं। ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन इज दिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की, देखो आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर रही हूँ, उसके आगे मैं फिर आपको यहाँ से समझा रही हूँ, यहीं पे इसी स्पेस पे मैं आपको समझा दूंगी। देखो अब अगर मैं बात कर रही हूँ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि आरबीआई का एक फंक्शन होता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है। अब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में दो तरीके के फंक्शन होते हैं। आरबीआई दो तरीके से मनी को कंट्रोल करता है हमारी इकोनॉमी में। मनी को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में, कि कब हमारी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होना चाहिए, कब हमारी इकोनॉमी में कम पैसा होना चाहिए, ये सब आरबीआई के हाथ में होता है। ठीक है। अब ये कैसे आरबीआई के हाथ में होता है ये मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास दो तरीके के मेजर होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं जो डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में रेट्स को कम करके या फिर चीजों को बढ़ा के पैसे की कमी करना मार्केट में, इस तरीके से होते हैं। और जो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं वो डिफरेंट वे में, कि क्वालिटी को कम कर देना। ठीक है। एक जगह से पैसा निकाल के जहां पे जरूरत है वहां जाके पैसा लगाना, दीज आर क्वालिटेटिव मेजर। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम लोग क्वांटिटेटिव मेजर उठाते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर में सबसे पहला मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है, ठीक है, इट इज अ रेट, इट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक डिस्काउंट बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। ये जो है बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक बिल्स डिस्काउंट करता है, किसके? कमर्शियल बैंक्स के। कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे नोट्स भी आते हैं, प्रोमिसरी नोट्स आते हैं, बिल्स आते हैं, जिनको वो कैश में कन्वर्ट कराते हैं। वो खुद से तो कर नहीं सकते, तो वो किसके पास जाते हैं? जैसे कि चेक हमारे आरबीआई के पास जाते हैं, उसी तरीके से जितने भी डिस्काउंटिंग बिल्स होते हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं। ठीक है। अब आरबीआई के पास जाते हैं तो आरबीआई क्या करता है? उन बिल को कैश में कन्वर्ट करने का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। किससे? कमर्शियल बैंक से। और कमर्शियल बैंक चार्ज करता है जनरल पब्लिक से। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो सिचुएशन मैं बनाऊंगी, एक है इन्फ्लेशन, एक है डिफ्लेशन। अगर मैं बात करूं एक इन्फ्लेशन की और एक डिफ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर हम कह रहे हैं, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है? बैंक रेट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हमारी इकोनॉमी में बहुत महंगाई है। ठीक है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में होती है जब हमारी इकोनॉमी में बहुत महंगाई है। उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट को बढ़ा देता है। अब बैंक रेट को बढ़ाने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक को अब ज्यादा पैसा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? कमर्शियल सेंट्रल बैंक को। ठीक है। कमर्शियल बैंक को मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिल डिस्काउंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? अब कमर्शियल बैंक बोलेगा क्या फायदा बिल डिस्काउंट करने का? वो अपने डिस्काउंट करवाना, बिल्स को डिस्काउंट करवाना क्या कर देगा? डिस्काउंटिंग बिल्स क्या कर देगा? कम कर देगा। कौन? कमर्शियल बैंक। अब जैसे ही डिस्काउंट बिल करवाना कम कर देगा तो कैश क्या हो जाएगा? मनी विद बैंक क्या हो जाएगी? कम।
मनी विद बैंक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी विद बैंक्स कम होगी तो वो लोन टू पब्लिक क्या हो जाएगा, लोन टू पब्लिक भी। अब जब बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो वो लोन क्या देगा, बैंक लोन भी कम देगा। अब लोगों के पास लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास क्या नहीं होगा, मनी विद पब्लिक, लोन टू पब्लिक कम हो जाएगा। इसकी वजह से लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी के अपोजिट बैंक रेट यहाँ पे कम कर देंगे। बैंक रेट जैसे ही सेंट्रल बैंक ने कम किया तो अब डिस्काउंटिंग बिल क्या हो जाएंगे, ज्यादा करवाएंगे। अब हम सारे कमर्शियल बैंक सोचेगा रेट कम हो गया, सारे बिल डिस्काउंट करा लो, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मनी विद कमर्शियल बैंक्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो लोगों को लोन भी ज्यादा देंगे। लोन ज्यादा देंगे तो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई हो जाएगी और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिफ्लेशन मतलब है जब कोई डिमांड ही नहीं कर रहा। हमारा सिचुएशन थी कि यहाँ पे डिमांड बढ़ाना, ठीक है। हमें पता नहीं चलता कि कब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है। जब हमारे को बहुत ज्यादा मनी अवेलेबल होने लग जाती है, बैंकिंग की तरफ से बैंक कह रहा है लोन ले लो, सरकार नई नई स्कीम्स निकाल रही है पैसा देने के लिए, इट मीन्स हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, लोग पैसा को बैंक बांट रहा है पैसा, ठीक है। अब देखो ये आपने होप नोट कर लिया होगा, मैं इसको भी रब कर रही हूँ। मैं भी आपको क्वांटिटेटिव मेजर पढ़ा रही थी, क्वांटिटेटिव का मैंने पहला आपको बैंक रेट पढ़ा दिया, उसके बाद मैं आगे कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज by it refer to sale and purchase of government security by central bank to commercial bank, ठीक है। ये क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालता है, वो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के बिहाफ में बेचता कौन है। मैंने आपको बताया था कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनकी सेल और परचेज कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। तो आरबीआई किसको सेल करता है, कमर्शियल बैंक को। अब एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में वो क्या कर देगा, सेल करेगा सिक्योरिटीज को, सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक। अब सेल करने से क्या करेगा, सेल होने से जो कमर्शियल बैंक, अब ऑफ कोर्स सी बात है जब कमर्शियल बैंक कुछ परचेज करेगा सेंट्रल बैंक से तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो किसके पास चला जाएगा, वो सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा। तो मनी विद कमर्शियल बैंक क्या हो जाएगी, मनी विद कमर्शियल बैंक रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वो लोन कम देंगे, लोन कम हो जाएगा, लोन टू पब्लिक, ठीक है। फिर डिमांड ऑफ पब्लिक भी क्या हो जाएगी, डिमांड ऑफ पब्लिक भी डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड ऑफ पब्लिक डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम होगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा, ठीक है। इसी के अपोजिट एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, उस समय सिक्योरिटीज को वापस रीपरचेज कर लेते हैं। रीपरचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन क्या करता है आरबीआई, अपनी सिक्योरिटीज जो उसने बेची थी वो वापस खरीद लेता है, ठीक है। वापस खरीदने से क्या हो जाएगा, वो जब खरीदेगा तो पैसा तो देगा ना, वो रीपरचेज कर रहा है सेंट्रल बैंक, तो जो सेंट्रल बैंक जब रीपरचेज करेगा तो जो पैसा है वो वापस देगा। तो मनी विद कमर्शियल बैंक क्या हो जाएगी, वेरी गुड, ज्यादा, ठीक है। अब नाउ क्या है, अब मनी विद कमर्शियल बैंक ज्यादा हो जाएगी तो लोन टू पब्लिक भी वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। डिमांड ऑफ पब्लिक भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
प्राइस ऑटोमेटिकली, जब महंगाई, लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीज महंगी हो जाती है, ठीक है। और डिफ्लेशन भी कम हो जाता है। समझ में आया? यस, ठीक है बेटा। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आई होप दिस टू थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी वे में करवा रही हूँ, इसी को आप थ्योरेटिकल वे में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो सीआरआर और एसएलआर, ये हम दोनों इकट्ठे पढ़ लेंगे, क्योंकि इनका मीनिंग, मतलब इनको, ये दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें हमारे पास से तो चली ही जाएंगी, और दोनों का रेट भी डिसाइड करता है आरबीआई। सीआरआर भी बैंक आरबीआई अपने साथ लेके चला जाता है, और एसएलआर हमारे बैंक में हमारे पास रख के जाता है, लेकिन उसको हम आरबीआई की परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन में क्या करता है, इन्फ्लेशन में सीआरआर का भी रेट बढ़ा देता है, एसएलआर का भी रेट बढ़ा देता है। सीआरआर का रेट बढ़ाने का मतलब है कि ज्यादा पैसा अपने साथ लेकर चला गया, जो लोन का आया था पहले वो 4% लेकर जा रहा था, अब वो 8% अपने साथ लेकर चला गया। और एसएलआर का भी रेट ज्यादा, 24% पहले नीचे दबा के रख के जा रहा था, अब 28% रखकर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसा चला गया ना, ठीक है। तो लोन देने के लिए लोन टू पब्लिक क्या हो जाएगा, लोन टू पब्लिक कम हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा बहुत ज्यादा परसेंटेज चला गया, ठीक है। लोन टू पब्लिक कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ पब्लिक क्या हो जाएगी, डिमांड ऑफ पब्लिक भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिमांड ऑफ पब्लिक डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, प्राइस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो जब हम कोई चीज खरीद ही नहीं रहे हैं, किसी चीज की डिमांड ही नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सीआरआर का भी रेट कम कर देगा, एसएलआर का रेट भी कम कर देगा, ठीक है। अब वो क्या है, पहले वो 4% लेकर जा रहा था, वो 3% लेकर जा रहा है। पहले वो 24% बैंक में रखकर जा रहा था लॉकर में, अब वो और कम रख के जा रहा है, तो अब ज्यादा पैसा लोन के लिए बच जाएगा, ठीक है। तो लोन टू पब्लिक क्या हो जाएगा, लोन टू पब्लिक बढ़ जाएगा। लोन टू पब्लिक बढ़ जाएगा तो डिमांड ऑफ पब्लिक क्या हो जाएगी, अब लोग चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस, जब हम किसी चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं, महंगाई बढ़ जाएगी हमारी इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ेगी तो डिफ्लेशन कम हो जाएगा। समझ गया, समझे, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, देखो थर्ड अगर मैं बात कर रही हूँ, नेक्स्ट है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंक्स किसी को भी लोन दे रहे हैं, या फिर कोई जब बैंक्स, कमर्शियल बैंक जब जनरल पब्लिक को लोन देते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो होता है रेपो रेट। समझ में आया, ठीक है। तो रेपो रेट इज अ रेट, ठीक है, जब कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन दे रहे हैं, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स में होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन जब कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन में रेपो रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रेपो रेट बढ़ गया। अब क्या है, रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि अब अगर आपको लोन देना है जनरल पब्लिक को, तो उनसे मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब है, अब लोग क्या, लोग पागल थोड़ी ना, लोग सोचेंगे छोड़ना, लोन लेते ही नहीं है, लोन क्या कर देंगे, ऑटोमेटिकली लोन पब्लिक लेना कम कर देंगी, ठीक है। जैसे ही लोग लोन लेना कम करेंगे तो लोगों के पास मनी विद पब्लिक क्या हो जाएगी, मनी विद पब्लिक जो काम उन्होंने लोन से करना था वो नहीं कर पाएंगे। मनी विद पब्लिक क्योंकि क्या हो गई है, कम हो गई है, मनी विद पब्लिक कम हो गई है, तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, डिमांड ऑफ पब्लिक भी कम हो जाएगी, ठीक है। डिमांड ऑफ पब्लिक कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। डिफ्लेशन में रेपो रेट को कम कर दिया, अब आओ जितने लोगों ने आना है सब आओ लोन लेने के लिए। अभी पीछे जब कोरोना चल रहा था तो बहुत कम हो गए थे,
ठीक है। जो बैंक्स ने लोन के रेट है वो इतने कम कर दिए थे, लोग वो कह रहे थे लोन ले लो, क्योंकि तब लग रहा था कि लोगों को पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो उस समय क्या था, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, डाउन हो गया। वो कह रहे हैं कि प्लीज लोन ले लो, लोन कह रहे हैं लोन ले लो आके। ठीक है, तो लोन तो पब्लिक क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे अगर लोग लोन ज्यादा लेंगे तो मनी विद पब्लिक क्या हो जाएगी, मनी विद पब्लिक भी ज्यादा हो जाएगी। मनी विद पब्लिक ज्यादा होगी तो डिमांड ऑफ पब्लिक भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। डिमांड ऑफ पब्लिक ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और डिफ्लेशन भी कम हो जाएगा। समझ गए? आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये CRR वाला मिटा रही हूं, देख लो, नोट कर लिया होगा आई होप सबने। नेक्स्ट है मेरा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब सेंट्रल बैंक लोन लेता है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब मतलब कभी कभी ये चीजें भी होती है कि सेंट्रल बैंक बोलता है कि मुझे लोन लेना है, किससे, कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक दे भी देता है। पहला रीजन तो ये है कि वो RBI को मना नहीं कर पाता। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग लोन लेंगे इतना इतना सा और RBI लेगा इतना सारा, जबकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देता है। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे बैंक चार्ज करते हैं उससे कंपैरेटिवली सेंट्रल बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा उन्हें, लेकिन ठीक है फिर भी वो देते हैं क्योंकि वो बल्क में लोन लेंगे और हम लोग थोड़ा लोन लेते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में और डिफ्लेशन की सिचुएशन में, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है व्हेन सेंट्रल बैंक टेक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड गिव सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और जो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पे करता है दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के टाइम में वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, इन्फ्लेशन में उसने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब अब लालच आ गया किसको, कमर्शियल बैंक्स को, कि अब हम लोगों को लोन ना दे के किसको दे दे, कमर्शियल को, सेंट्रल बैंक को। वहां तो हमारा पैसा भी सिक्योर है। ठीक है, वहां पे हम जब मर्जी चाहे वापस भी ले सकते हैं, मना नहीं करेगा बैंक, अभी लेना चाह रहा है ना वो हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, जब लोन किसको देंगे, अब वो लोन देंगे सेंट्रल बैंक को, तो लोन टू पब्लिक क्या हो जाएगा, लोन टू पब्लिक कम हो जाएगा क्योंकि लोन टू RBI बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो लोन टू पब्लिक यहाँ पे क्या है, लोन टू RBI ज्यादा हो गया। ठीक है, लोन टू पब्लिक कम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मनी विद पब्लिक क्या हो जाएगी, मनी विद पब्लिक भी कम हो गई। ठीक है, इसके बाद डिमांड ऑफ पब्लिक कम। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्राइस भी कम और इन्फ्लेशन भी कम। ठीक है, अब इसी के पॉजिटिव अगर हम बात करें, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा, कहेगा मैं तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, तुम्हें देना है दो, नहीं देना मत दो। ठीक है, तो इसीलिए लोन अब RBI को देना वो कम पसंद करेंगे। ठीक है, लोन टू पब्लिक ज्यादा देंगे क्योंकि वहां से वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर पाएंगे। फिर मनी विद पब्लिक बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और डिफ्लेशन कम हो जाएगा। समझ गए? यस। ठीक है बेटा, ये मेरे थे, ये जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, मेरे 5 हो गए क्योंकि मैंने SL और CRR को इकट्ठा पढ़ा दिया था। ये मेरे क्वांटिटेटिव मेजर थे। ठीक है, अब अगर मैं क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करती हूँ, क्वालिटेटिव मेजर्स मेरे 3 होते हैं। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, तीसरा है मॉरल सुएशन।
ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन ग्रांटेड एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन कोलेटरल सिक्योरिटी एंड लोन ग्रांटेड। पता है क्या होता है, अगर हम बैंक से लोन लेने जाएंगे, अगर मैंने सपोजिंगली 20 लाख रुपए की कोई भी चीज 20 लाख रुपए का घर गिरवी रख दिया, तो मैं पूरा 20 लाख का लोन नहीं ले सकती। ठीक है, वो अपनी मर्जी से काट पीट के जितने का उन्होंने लोन देना होगा वो देंगे। ठीक है, लेकिन उतने का कभी नहीं देते जितने की हमारी कोलेटरल वैल्यू होती है, उससे कम का लोन देते हैं हमेशा बैंक। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन क्या करते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, इन्फ्लेशन में ना इसका मार्जिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या है, सपोजिंगली इन्फ्लेशन के टाइम पे मेरे को ना 20 लाख रुपए का, ठीक है, अब हमने 20 लाख रुपए का घर गिरवी रखा है और वो मुझे कह रहे हैं 10 लाख रुपए का लोन ले लो। ठीक है, अब मैं लूंगी, यहाँ पे मार्जिन देखो ना कितना हो गया, 10 लाख रुपीज का मार्जिन हो गया। क्या मैं वो लोन लेना पसंद करूंगी? नहीं, हम लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। व्हेन मार्जिन ज्यादा होगा तो हमें लोन लेने में कोई फायदा ही नहीं है, मेरा पर्पस ही नहीं फुलफिल होगा। मैं 20 लाख रुपए की चीज रख के 10 लाख रुपए अगर 50% दे रहे हैं मुझे, वो मैं कहूंगी मुझे नहीं चाहिए भाई लोन। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, मार्जिन बढ़ाने से लोग लोन लेना कम कर देंगे। लोग लोन लेना कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मनी उनके पास क्या होगी, कम होगी, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम और इन्फ्लेशन भी कम। ठीक है, अब इसी के अपोजिट डिफ्लेशन की सिचुएशन में बोल रहे 20 लाख का तुम प्रॉपर्टी रख रहे हो, 18 लाख रुपए लोन ले जाओ, मैं कहूंगी ठीक है 2 लाख रुपए तो इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 लाख रुपए मार्जिन कर दिया, यहाँ पे इन्होंने मार्जिन को क्या कर दिया है, मार्जिन को कम कर दिया है। ठीक है, मार्जिन को कम कर दिया है, अब हमारे लिए मजा है, हमें तो बढ़िया, हम लोन लेंगे, लोग लोन लेना पसंद करेंगे, मनी लोगों के पास क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, डिमांड भी लोग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, प्राइस बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, वो एक क्रेडिट लिमिट सेट कर देते हैं। इन्फ्लेशन जब महंगाई है, ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा है, उन्होंने सेट कर दिया 5 लाख रुपए तक का ही लोन ले पाएंगे आप, इससे ऊपर आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं है, मुझे और ज्यादा पैसे की जरूरत है, नहीं मिलेगा। उन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया, आरबीआई ने सेट कर दिया कि इससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है, वो कहेंगे जितना मर्जी ले जाओ आके। ठीक है, तो ये है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। मॉरल सुएशन में आरबीआई सबसे पहले क्या करता है, अपील करता है, देन क्या करता है, ऑर्डर टू गिव और नॉट टू गिव लोन। ठीक है, वो कहता है कि या तो आप लोन, मतलब मॉरल सुएशन में होता है जब वो बहुत सारे मेजर कर लिए तब भी बैंक नहीं मान रहा है। ठीक है, बैंक ने उनकी बात नहीं मानी है, वो फिर भी लोन दिए जा रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है तो कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस सिचुएशन में आरबीआई पहले बैंक्स को एक अपील करता है, फिर ऑर्डर करता है टू गिव, या तो लोन देने के लिए या फिर लोन ना देने के लिए। और इसमें भी अगर बैंक्स आरबीआई की बात नहीं मानते हैं तो वो उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। समझ में आया बच्चों? तो अब क्या है, ये मेरा बैंकिंग चैप्टर था। ऐसे ही मेरे आगे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।